नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह। आज हम सब मौद्रिक नीति का विश्लेषण करेंगे। मौद्रिक नीति का क्या अर्थ है, मौद्रिक नीति की क्या परिभाषा है, मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य है, मौद्रिक नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी और मौद्रिक नीति के राह में बाधक तत्व कौन से, मौद्रिक नीति की सफलता में बाधक तत्वों, इन सब का आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मौद्रिक नीति का अर्थ व परिभाषा। मौद्रिक नीति जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मौद्रिक अर्थात मुद्रा संबंधी नीति मौद्रिक नीति कहलाती है। परिभाषिक रूप में अब यदि हम इसको देखें तो मुद्रा व साख की पूर्ति का एक निर्धारित स्तर बनाए रखने के लिए जो नीति अपनाई जाती है मौद्रिक नीति कहलाती है। मुद्रा व साख की पूर्ति का एक निर्धारित स्तर अर्थात मौद्रिक नीति क्या है कि वो निर्धारित करती है कि अर्थव्यवस्था में चलन में कितनी मुद्रा रहनी चाहिए और कितनी साख की मात्रा रहनी चाहिए, और मुद्रा और साख की मात्रा निर्धारित करने की नीति मौद्रिक नीति कहलाती है। दूसरी, साख नियंत्रण की नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में कितनी मात्रा में साख का प्रसार होना चाहिए, कितनी मात्रा में साख रहनी चाहिए, इन सब का स्तर निर्धारित करने की नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है। और इसमें पॉल एंजिन की परिभाषा जो है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत उन सभी मौद्रिक निर्णयों व उपायों को शामिल किया जाता है जिनका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करना। पॉल एंजिन का कहना है कि मौद्रिक नीति में क्या क्या चीजें होती हैं, तो मौद्रिक निर्णय और उपाय, ताकि मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित किया जाए। तो पॉल एंजिन के अनुसार मौद्रिक नीति वह नीति है जो मौद्रिक निर्णय और जो उपाय हैं, मौद्रिक साख और मुद्रा की पूर्ति के जो उपाय हैं उनका अध्ययन करना और उनके अध्ययन करने की नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है। मौद्रिक नीति की आवश्यकता, मौद्रिक नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में बेरोजगारी फैली। बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण चुनौती नीति निर्माताओं के सामने रही है। इस कारण से मौद्रिक नीति की आवश्यकता है। मूल्य वृद्धि, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि और मूल्य वृद्धि के कारण से लोगों की आय कम हो जाती है। आय कम होने के कारण से लोगों मजदूरी बढ़ाने का दबाव बनता है और आगे चलकर के जब मजदूरी में वृद्धि की जाती है तो लागतें वृद्धि हो जाती है। वस्तु की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण से पुनः वस्तु की मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो ये एक चक्र चलता है। इस चक्र को रोकने के लिए मौद्रिक नीति की आवश्यकता पड़ी। भुगतान असंतुलन, प्रायः विकासशील देशों में भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी आयात अधिक होते हैं जबकि आयात की तुलना में उनके निर्यात कम होते हैं, और आयात निर्यात का अंतर अधिक होता है। व्यापार घाटा अधिक हो जाने के कारण से भुगतान संतुलन असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भुगतान असंतुलन की स्थिति को दूर करने के लिए भी मौद्रिक नीति की आवश्यकता पड़ी। मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है?
मौद्रिक नीति किन उद्देश्यों के लेकर के बनाई जाती है, विकासशील देशों में मौद्रिक नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऊपर कारण लिखे हुए हैं कि बेरोजगारी हुई, मूल्य वृद्धि और भुगतान असंतुलन, इनके कारणों से मौद्रिक नीति की आवश्यकता पड़ी। तो मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है, तो मौद्रिक नीति का पहला उद्देश्य है रोजगार में वृद्धि करना। लोक कल्याणकारी राज्य में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना सभी सरकारों का लक्ष्य रहा। रोजगार यदि बढ़ जाते हैं तो लोगों की आय बढ़ जाती है, आय बढ़ जाने के कारण से उनकी मांग बढ़ जाती है, मांग बढ़ने के कारण से अर्थव्यवस्था में समृद्धि की अवस्था है। मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था में रोजगार की वृद्धि है। रोजगार में केवल वृद्धि करना लक्ष्य नहीं है, बल्कि उच्च रोजगार स्थिति को निरंतर बनाए रखना भी मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। जनसंख्या निरंतर बढ़ती है और डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ हम तभी उठा सकते हैं जब रोजगार के साधन उपलब्ध, और रोजगार के साधन यदि उपलब्ध रहते हैं तो लोगों की आय बढ़ जाती है, उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है, उनकी मांग बढ़ जाती है। दूसरा मौद्रिक नीति का उद्देश्य है मूल्य स्थायित्व। कीमतों में स्थायित्व सभी सरकारों का लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि यदि कीमतें बढ़ जाती हैं तो वास्तविक आय घट जाती है। वास्तविक आय कम हो जाने के कारण से प्रायः मजदूरी बढ़ाने का दबाव होता है, और यदि मजदूरी बढ़ाई जाती है तो पुनः वस्तु की लागत बढ़ जाती है और वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है कि वस्तु की मूल्य में स्थिरता लाई जाए, टॉलरेंस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज हो, जिसको अर्थव्यवस्था सहन कर सके। एक निश्चित सीमा, महंगाई की एक निश्चित दर तक ही, नियंत्रित महंगाई की दर तक ही वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो। ये उद्देश्य भी मौद्रिक नीति का होता है। तीसरा उद्देश्य है विनिमय स्थिरता। हम जानते हैं कि विकासशील देशों में भुगतान असंतुलन की स्थिति बनी रहती है। आयात अधिक मात्रा में होते हैं, आयात की तुलना में निर्यात कम होते हैं। विनिमय दरों में स्थिरता से भुगतान असंतुलन की स्थिति से बचा जा सकता है, और मौद्रिक नीति का उद्देश्य विनिमय स्थिरता, आर्थिक विकास। हम जानते हैं कि जब रोजगार में वृद्धि होगी देश का आर्थिक विकास बढ़ता है। अर्थव्यवस्था में जब मंदी की स्थिति होती है, रोजगार कम हो जाते हैं, तब मौद्रिक नीति अपने अस्त्रों के द्वारा साख और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा रोजगार बढ़ाने का प्रयास है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत ब्याज की दरों को कम कर दिया जाता है ताकि मंदी काल में उद्योग स्थापित हो, उत्पादक साहसी नए नए उद्योग स्थापित करें, लोगों के रोजगार में वृद्धि हो जाए, लोगों की मांग बढ़ जाएगी, आय वृद्धि हो जाएगी, मांग बढ़ जाएगी, देश का आर्थिक विकास हो। मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य आय स्थिरता भी है। लोगों की आय स्थिर है, आर्थिक उच्चावचन, व्यापार चक्र
ये अर्थ सभी व्यापार के साथ साथ चलते हैं। मौद्रिक नीति का ये उद्देश्य होता है कि आय स्थिरता, व्यापार चक्रों को नियंत्रित करना। व्यापार चक्र यदि नियंत्रित रहते हैं तो आर्थिक विकास भी होता है, रोजगार में वृद्धि भी होती है, मूल्य स्थिरता भी आती है और आय स्थिरता भी आती है। हम जानते हैं कि अब मौद्रिक नीति लोक कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। विकासशील देशों में प्रायः बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, भुगतान असंतुलन की स्थिति और आय में अस्थिरता पाई जाती है और इन सभी कमियों को दूर करने के लिए ही मौद्रिक नीति बनाई। मौद्रिक नीति की सफलता में कुछ बाधक तत्व प्रायः विकासशील देशों में अमौद्रिक क्षेत्र पाया जाता है। अमौद्रिक क्षेत्र वह क्षेत्र जहां पर मुद्रा का कार्य नहीं होता, मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात आज भी विकासशील देशों में कई जगहों पे, कई क्षेत्रों में वस्तु विनिमय प्रचलित है। प्रायः गांवों में वस्तु विनिमय आज भी प्रचलित है। वस्तु विनिमय जहां पे है वहां मौद्रिक क्षेत्र, मुद्रा का कार्य नहीं है और ये अमौद्रिक क्षेत्र मौद्रिक नीति की सफलता में बहुत बड़ा बाधक तत्व है। असंगठित मुद्रा बाजार दूसरा। विकासशील देशों में संगठित मुद्रा बाजार के साथ साथ असंगठित मुद्रा बाजार भी कार्य करता है। देसी बैंकर, साहूकार, महाजन असंगठित मुद्रा बाजार के इन तत्वों पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण नहीं होता। ये मनमानी तरीके से ब्याज दरों का निर्धारण करते हैं, साख का प्रसार करते हैं। यह असंगठित मुद्रा बाजार भी मौद्रिक नीति की सफलता में बाधक है। लोचदार बैंकिंग व्यवस्था का अभाव। विकासशील देशों में बैंकों, केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंकों के मध्य संबंधों में मधुरता नहीं पाई जाती। केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंकों में प्रायः प्रतिस्पर्धा पाई जाती है और यह मौद्रिक नीति में बहुत बड़ा बाधक है। केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति लागू करता है और वाणिज्यिक बैंक जब असहयोग करते हैं तो मौद्रिक नीति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाती। रोजगार बैंकिंग, यदि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में तत्काल कमी करना चाहता है, वाणिज्यिक बैंक अपने लाभ को देखते हुए तत्काल केंद्रीय बैंक के निर्णय को पालन नहीं करती है। इससे मौद्रिक नीति की सफलता संदिग्ध हो जाती है। चौथा, असंगठित स्टॉक एक्सचेंज। विकासशील देशों में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अव्यवस्थित है और अव्यवस्थित होने के कारण से केंद्रीय बैंक और सरकार प्रतिभूतियां ना तो प्रॉपर वे में क्रय कर पाती है और ना बेच पाती है। तो असंगठित अव्यवस्थित स्टॉक एक्सचेंज भी मौद्रिक नीति के मार्ग में बाधक है। मौद्रिक नीति
विकासशील देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौद्रिक नीति के द्वारा विकासशील देश अपना आर्थिक विकास करते हैं। धन्यवाद।